Hello students, welcome to the Re-NEET mock series. This is the last test of our mock series, test series. So please बेटा लास्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से आप इस पेपर को गो थ्रू कर लो और आई होप पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। और ये बेटा अब बस हमारे पास एक दिन बचा है और उसमें हमने अपनी जितना कोई पॉइंट रह गए कुछ रह गए ये इस पेपर में हम सारा कवर कर रहे हैं। पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मुझे लास्ट जब मैं डिस्कस कर रही हूँ पेपर मुझे पता चला है कि आप लोग पॉइंट्स भी लिखते जाओ। एक पेपर कॉपी रख लो अपने पास और पेंसिल रख लो और उसमें आप पॉइंट्स लिखते जाना बिकॉज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो कि आपके मे बी टेस्ट के साथ नीट के साथ रिलेटेड होगा। आई एम अंबिका त्रेहन, आई एम फ्रॉम zoology department and I am going to teach you today all the major points related to what all is important in +1 and +2 zoology, okay? And we are from Helix Institute which is located in sector 34 Chandigarh, okay? So let's start. सबसे पहला क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन 91। अब क्वेश्चन 91 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स ओनली वायरल डिजीजेस। तो मुझे ये पता है कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बैक्टीरियल वायरल बड़ा डर लगता है, तो क्या करना है कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए एक निमोनिक पकड़ लेते हैं। मैंने निमोनिक पहले ही आपके लिए लिख के तैयार रखा है। निमोनिक है वायरल डिजीजेस के लिए, डॉक्टर मिश्रा ऑफ HP इज ईटिंग कोल्ड चिकन इन अ स्मॉल बॉक्स विद ग्रीन वाटर। ठीक है जी, तो ग्रीन वाटर जैसे आ गया जेनिटल वॉट्स, ग्रीन वाटर बन गए जेनिटल वॉट्स, स्मॉल बॉक्स बन गया स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स आप लोगों को पता है व्हाट इज द थिंग विद स्मॉल पॉक्स, टोटली इरेडिकेटेड, इट्स टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ये डिजीज है। ठीक है, इसके बाद आ गए कोल्ड चिकन। अब कोल्ड चिकन में यहाँ से बन जाएगा कॉमन कोल्ड, बच्चों ध्यान से सुनो मेरे साथ, कॉमन कोल्ड। चिकन से बन गया चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया डिजीज बन गई एंड क्या बन गया बच्चों, चिकन पॉक्स, वायरल डिजीजेस आ रही हैं। H से क्या बन गया है हमारे पास, हर्पीस कर लेते हैं इसको, हर्पीस। P से क्या बन जाएगा वायरल डिजीज, पोलियो। A से क्या बन जाएगा, एड्स। R से क्या बन जाएगा, रेबीज, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं इसको। H से क्या बन जाएगा, हेपेटाइटिस B। ठीक है बेटा, और S से क्या बन जाएगा, स्वाइन फ्लू। ठीक है, और I से बन जाएगा इन्फ्लुएंजा। मैंने सब शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना होए। M से बन जाएगा मीजल्स, मीजल्स और मम्प्स भी कह सकते बेटे। हमारे इस टेस्ट में देखो आपको मम्प्स दिया हुआ है, मम्प्स इज पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। और ये R से बन जाएगा रूबेला जो कि जर्मन मीजल्स है। और ठीक है, ठीक है, D से बन गया डेंगी। ठीक है, डेंगू जो कि एक वायरल डिजीज है। और एक बात बता दूं जल्दी से डेंगू से जो रिलेटेड होती है कि डेंगू में कौन सी दवाई नहीं देनी होती है, कौन सी दवाई नहीं देते हैं, डिस्प्रिन नहीं देते हैं, बिकॉज उससे फिर और प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लो हो जाएगा। अगर पेन हो रही है पेशेंट को, ब्रेक बोन फीवर, इसमें देना चाहिए पैरासिटामोल PCM। ठीक है जी, तो इसका आंसर बन जाएगा 91 का। पहले मैं बता रही हूँ, मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, निमोनिक कहते हैं इसको। डॉक्टर मिश्रा ऑफ HP is eating cold chicken in a small box with green water। ये सारी वायरल डिजीजेज है। ठीक है जी, मेजर वायरल डिजीजेज आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें कवर है। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेना, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और उस हिसाब से आंसर बन गया मम्प्स, डेंगी, चिकनगुनिया एंड मीजल्स। ओके बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following set of animals share 4-chambered heart? तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी है, मुझे पता है 4-chambered heart किसके पास होता है। 4-chambered heart होता है, जल्दी जल्दी बताना है आपने, 3 चीज़ों के पास होता है। किसके पास होता है, एक तो आ गए बर्ड्स, ये तो श्योर शॉट हो गए, एक हो गए मैमल्स, ये भी पक्के हो गए, पर एक एग्जाम्पशन आती है क्रोकोडाइल की, क्रोकोडीलिया, इसके साथ एलिगेटर भी आ सकते हैं और सब आ सकते हैं। तो क्रोकोडिलस, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, जानबूझ के नाम ऐसे चुने हैं कि ये मैमल है, ये बर्ड है और ये रेप्टाइल क्रोकोडिलस है। ठीक है जी बेटा, क्लियर हो गया। और विच वन इज हैविंग 4 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर मैंने लिख भी दिया, आप प्लीज ऐसे पॉइंट्स को नोट करते रहना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Classify the following statements as true or false and choose the correct option.
ठीक है, आपको याद आ रहा है ये कहाँ से जा रहा है, कहाँ का है ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, एवोल्यूशन का है। तो वोम्बैट, कोयला, नमबैट, बॉबकैट एंड स्पॉटेड कस्कस, काफी कुछ सही जा रहा था, पर बॉबकैट नहीं होती है भाई मार्सुपियल। बॉबकैट वो कैट है जो अब नॉर्मल स्ट्रीट्स में हमारे जाती है ना, जो घूमती है स्ट्रीट्स में, वो बॉबकैट प्लेसेंटल होती है। फ्लिपर पेंगुइन, सो इसमें आ गया पहला वाला फॉल्स हो गया, सेकेंड वाला ट्रू हो गया। सीलकैंथ एकदम सही हो गया, साउथ अफ्रीका। और पेलियोजोइक इज द एरा ऑफ एम्फीबियंस एंड मैमल, थोड़ा है मैमल का एरिया, कौन बताएगा मेरे को क्या होता है, सीनोजोइक। मैमल का एरा क्या होता है, सीनोजोइक। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बायोलिस्टिक में तो बम्बार्डमेंट करते हैं हम गोल्ड एंड टंगस्टन डीएनए पे, एकदम सही है। सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज, एकदम सही है, पिछली बारी भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी चीज़ है ये बच्चों, ये है पीसीआर, है ना। तो पीसीआर को तो देखिए नोबेल प्राइज मिला था। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बट दे ऑल्सो कॉल इट एज पीपल चॉइस रिएक्शन। जैसे हर ऑफिस में फोटोस्टैट की मशीन होती है, ऐसे हर लैब में, बायोटेक के लैब में एक पीसीआर ज़रूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि पीसीआर इज एक्चुअली यूजफुल इन मल्टीपल फील्ड्स में यूज होता है बेटा इसका। और इसने एक एंजाइम यूज करी थी जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस, जिसको हम कहते हैं इट इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम डिराइव फ्रॉम थर्मोफिलिक। एकदम सही, सब सही जा रहा है। बोलेंगे मैडम क्या गलत है इसमें, इसमें गलत है एक चीज, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और ये प्रोटिस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, मोनेरा से आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है जी, बाकी सब सही है, आपने किया हुआ ये, आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिलेंड्रिकल होगा, एकदम सही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। अब आपने इधर से मैच करेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा, हमने इसकी क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे यहाँ 2 थायमीन दिख रहे हैं भाई, मेरा तो दिमाग चकरा गया, ये क्या है, थायमीन HY एंड थायमीन IA। सो क्या होता है कि ये थायमीन तो सही है, दिस इज एक्चुअली अ नाइट्रोजन बेस, इट्स अ पिरामिडीन। पिरामिडीन को याद कैसे करना है, कट। व्हाट इज पिरामिडीन, कट। कट इज साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन। बट इधर एडेनिन आ गया तो ये गलत हो गया, और इधर थायमीन लिख दिया, थायमीन ये वाला नहीं होता है, तो विटामिन होता है, हमने विटामिन थोड़ा ना लेना है, नाइट्रोजनस बेसिस पकड़ रहे हो आप। ठीक है बेटा, तो विच वन इज द करेक्ट, तो करेक्ट इसमें हमारे पास आ गया कोलेस्ट्रॉल, ऑयल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर नोन एज द लिपिड्स। ठीक है बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct statement from the following. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. All mammals, ये तो मेरे को एकदम सही रख रही है, क्योंकि जब डार्विन ने सिलेक्ट किया था, मैं सब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है। Natural selection was the essence of the Darwin theory. What was the essence of Darwin theory? The essence of Darwin theory was natural. Essence मतलब जब हम केक बनाते हैं, जब हम आइसक्रीम खाते हैं, बोलते हैं एसेंस क्या है भाई, बटर स्कॉच है, वनीला है, क्या है। तो उसी तरह डार्विन के थ्योरी का एसेंस क्या था, एसेंस था नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो क्या क्या कौन से बेसिस पे नेचर सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को, जो फिट होता है। तो कौन फिट होता है, रिप्रोडक्टिवली फिट होगा कि फिजिकली फिट होगा कि मेंटली फिट होगा, कौन सा फिट लेना है, रिप्रोडक्टिवली फिट लेना है। फिर इसका मीनिंग क्या होता है मैम, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज बेटा जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाता है उसको रिप्रोडक्टिवली फिट बोलते हैं। तो डार्विन ऐसी चीज देके गए जो बहुत ही सक्सेसफुल हो गई। नेचुरल सिलेक्शन इज सिलेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी and to adapt and get selected by nature. Yes, एकदम सही। All mammals have 7 cervicals, C7। देखिए majority of mammals have। जिस बच्चे ने थोड़ी कम तैयारी की होगी ना वो तो इसको ट्रू बोल देगा, पर ऐसे नहीं होता। कुछ मैमल्स हैं जिनके पास पूरे 7 नहीं होते। जबकि मैं रैट का ले लूँ ना सर्विकल, रैट चूहा, उसका सर्विकल वर्टिब्रे, और अगर मैं जिराफ का ले लूँ, दोनों में 7 है। कि मत कह देना उसमें ज़्यादा होंगे, लॉन्ग नेक है मैम, नो 7 है। पर कुछ मैमल्स फिर भी हैं जिनमें 7 नहीं है, 6 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। ठीक है बेटा, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल। क्यों भाई डायरेक्शनल क्यों, म्यूटेशंस आर डायरेक्शनलेस।
ह्यूगो डी वरीज ने बताया था। 1953 एसएल मिलर, ये हमारा सब कुछ सही था, इधर ऑक्सीजन तो था ही नहीं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, क्या था बच्चों, हाइड्रोजन। कैसा था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग। मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ आपको हर चीज़ बता दूँ क्योंकि बेटे बहुत कम दिन, 1 डे लेफ्ट, लेट अस गिव आवर बेस्ट, है ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके पास जाए और वो हेल्पफुल हो जाए तो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। Assertion, oogenesis is markedly different from spermatogenesis. Yes, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase of GnRH. कोई टेंशन नहीं, सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे। दैट एक्ट्स ऑन, भाई GnRH नहीं एक्ट करता, GnRH तो एक्ट करता है जाके पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी बनाता है FSH और LH और फिर वो जाता है और एक्ट करता है। तो भाई यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो assertion is true, reason is false. Let's go to the next question. And in the next question we have, which of the following, 98th question पे हैं हम बच्चों, ध्यान पूरा रखना, बोर्ड पे मेरे साथ रहना, एक एक बात नोट करते रहना। 98, which of the following statements are true regarding biotechnology principles and processes? बायोटेक्नोलॉजी 20th, ये आपको ना आगे का प्रीफेस मिलेगा जहाँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर यूनिट शुरू होता है, वहाँ ऊपर सामने लिखा हुआ है, वो ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि एक बार इन्होंने नीट में डाले हुए हैं, वहाँ से उस पैराग्राफ्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सही है। अब मेरे पास कौन से वाली सही है, आर ट्रू, A, B and E आर राइट। सी DNA is not, DNA is actually not, हटा दो, is a hydrophilic molecule। और प्राइमर्स यूज्ड आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं जल्दी से बता दो, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें स्टेटमेंट A and B करेक्ट है, ठीक है। 90, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, 1891 होना चाहिए। निएंडरथल मैन 1 लाख होना चाहिए, 10,000 पे तो आपने मॉडर्न मैन लिखना है, ठीक है। तो A and B एकदम सही चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको चाहिए कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी चीज़ कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू डिसरप्शन व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर। तो अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें 2 पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज सिलेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया जिसमें सेंटर सिलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबलाइजिंग है। और अगर मैंने एक ग्राफ बनाया जो थोड़ा सा हिल गया है, ये ग्राफ यहाँ तो एक साइड, एक एक्सट्रीम को जाता है, यहाँ इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, किसी भी साइड जा सकता है, तो इसको मैं बोलूँगी डायरेक्शनल, बोलो, सिलेक्शन, ठीक है ना। सो ये 3 डायरेक्ट, कौन सी है एक बार बता दूं मैं बच्चों, क्या पता आपको ऐसा कोई ग्राफ आ जाए। डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गई, ये कैसी हो गई बेटा, नॉर्मलाइजिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गई, ओके बच्चे। और ये हो गई कैसी सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। सो ये भी कवर हो गया हमारा क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये नीट का है और नीट के क्वेश्चन आने का दोबारा चांस बनता रहता है। सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, हाँ जी, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ पर ये नीट का क्वेश्चन है। तो कंटेम्पलेशन क्या होता है, सोच, गहरी सोच, कंटेम्पलेट करो अपने एक्शंस को, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, इसको कंटेम्पलेशन बोलते हैं। तो वो सेरिब्रम ने कर दिया, हाँ जी कर दिया। कॉर्पस कैलोसम ने ज्वाइन कर दिया, एकदम पर बढ़िया ज्वाइन कर दिया, पर मैंने ये तो देखा ही नहीं, ये मेरी इसलिए गलती हो गई कि ये सेरिबेलर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ज्वाइन करता है। बाकी सारा सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड हो गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an incorrect match? इनकरेक्ट मैच आपने ढूंढना है। डाइकाइनेसिस में डिसजंक्शन नहीं होता मेरे बच्चों, डिसजंक्शन नहीं होता, वो एनाफेस का कैरेक्टर होता है। डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन होता है, एकदम सही। बाकी सारा कुछ सही है। कियाज्मेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये आपके पास आ गया, लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है जी। तो ये आपके पास अलग अलग ये फेजेस हैं, किसके हैं ये, प्रोफेज 1 के हैं, प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस 1। डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है हमारा oocyte,
जो कि एक प्राइमरी oocyte होता है, ये इसमें अरेस्ट रहता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What gases are produced in anaerobic sludge digester? Anaerobic sludge digester वो होगा जो जब हम बायोगैस करते हैं, एसटीपी नहीं सॉरी, जब हम एसटीपी करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें जब हम एनारोबिक के लिए भेजते हैं तो एनारोबिक में मीथेन बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन नहीं बनती है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है बेटे. और अगर वो हाइड्रोजन भी बन जाएगी अगर वो बायोगैस होगा तो उसमें हाइड्रोजन भी गैस मेजर बन जाती है, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, बाकी सब करेक्ट है. ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी नीट ने बड़ा पसंद करती है स्टेटमेंट को. बोलो मेरे साथ, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट vertebrates because there are some, see, all vertebrates are chordates because there are certain which are protochordates, right? So they don't have a vertebral column, they don't have, notochord is just starting to make, so this is a good line. But incorrect ढूंढनी है मुझे. all vertebrates have muscle. न्यूरोजेनिक कहाँ से हो गया भाई? कौन सा हार्ट होता है? मायोजेनिक होता है. वर्टिब्रेट्स में हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक. मायोजेनिक हार्ट के दो वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको, याद रखना हमेशा. They are auto-excitable, that is why they are myogenic. They are auto-excitable, they are auto-rhythmic. और एक और बात बताऊं, they are intrinsically regulated. ये वर्ड ह्यूमन हार्ट के लिए भी बोला जाता है. It is intrinsically regulated. ठीक है जी. सो ये भी एक स्टेटमेंट हो गई, सही हो गई, ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेट्स का, सैकोग्लॉसिस एंड ब्लानोग्लॉसिस, ठीक है. आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है. पीसीआर एडीए डेफिशिएंसी से डिसफंक्शनिंग इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बबल बेबी डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी. और अब आ जाता है पीसीआर कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन. यस, परफेक्ट है. ये एक मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बायोटेक्नोलॉजी के पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की मेंशन कर रही हूँ मैं आपको. और इधर आ गया इको R5, बस यहाँ यही गड़बड़ थी. इको R5 गिव्स स्टिकी एंड्स नहीं देती बेटा, ये ब्लंट एंड्स देती है. और ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में ये चीज़ आई हुई है, ठीक है जी बच्चों. इको R5 याद रख लेना. और लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1. इन टेलोफेज 2 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड डायडो. अरे भाई सब कुछ सही जा रहा था, ये चीज़ गलत हो गई. तो अगर आपने लिख दिया था टेलोफेज 2 तो क्या होना चाहिए था? टेट्राड ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन बट डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड इन एनाफेज. नहीं भाई, टेलोफेज 1 लिखना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. आंसर बन जाएगा इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है जी. तो ये भी याद रखना, ये अच्छी लाइन है, ये लाइन अच्छी है, ठीक है जी. और हमेशा एंड में कितने बनेंगे? टेट्राड ऑफ सेल्स बनते हैं, डायड नहीं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द गिवन इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज दीज अकर्ड इन टाइम. सो टाइम से लगा लेते हैं. एली लिली 1983, ट्रांसजेनिका 1997, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990. तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए BCA, BCA, ठीक है जी. 1983, 1997. ओके बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिम्बलेस एम्फीबियन. लिम्बलेस एम्फीबियन आ गया इक्थियोफस. पॉइजनस स्नेक आ गया बंगारस. एक्वेरियम फिश आ गई टेरोफाइलम. एंड इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स आ गए टॉर्पीडो. ठीक है, मैच कर लेंगे आप अपने आप से, तो फर्स्ट चॉइस बन गई. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्मूथ मसल्स. कार्डियक मसल जो होती है वो स्मूथ मसल से, हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं. ठीक है, एक बार रिव्यू ले लो मेरे साथ. 3 मसल्स में हमारे पास आती है. एक होती है स्केलेटल मसल, है ना, एक होती है स्मूथ मसल्स, और एक होती हैं कार्डियक मसल्स. ठीक है, तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हमारी पूरी कैसे मसल होती है? सिलेंड्रिकल होती है. स्मूथ कैसी है? ये फ्यूजी फॉर्म होती है.
और जो स्केलेटल मसल होती है वो भी ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। पर कार्डियक में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्रांच्ड होती है, और कार्डियक के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्या डिस्क होती हैं, जल्दी से बताइए? इंटर कैलेटेड डिस्क्स होती हैं। किसकी प्रॉपर्टी है इंटरकैलेटेड डिस्क? ओनली एंड ओनली एंड ओनली कार्डियक। ब्रांचिंग किसकी प्रॉपर्टी है? ओनली एंड ओनली एंड ओनली कार्डियक मसल्स। ब्रांचिंग कार्डियक, इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक. But if I say multinucleate syncytial, come on children, multinucleate syncytial will be seen in the case of the skeletal, right? Skeletal muscles are multinucleated. Okay, let's go to the next question. Which statement is correct about genetically engineered insulin? Genetically engineered insulin पे आपने बताना है। ये क्वेश्चन एक हमने नीट क्वेश्चन से इंस्पायर होके बनाया हुआ है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। सारी स्टेटमेंट सही हैं, पर एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए पूछा जा रहा है। तो उसमें ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन की ई कोलाई में बनकर उसके बाद उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्रीप बनाया गया था। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ऊपर भी सही है, नीचे भी सही है। क्या करे भाई, ये तो गलत हो रहा है। मैंने तो 4 लगाया, सही आपने 4 ही लगाया होगा, पर एक्चुअली आंसर इसमें पूछा जा रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आंसर आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का देना है बेटा, वो नॉर्मल इंसुलिन का आपसे उन्होंने नहीं पूछा, ठीक है। इसी तरह आरबीसी पे भी नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, तो आपने आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा कुछ आरबीसी से ट्रू था, बट व्हाई आरबीसी इज डज नॉट हैव ऑर्गेनेलीज, दैट आंसर वाज नीडेड, ठीक है। सो इसीलिए जो पूछा जाए उसी का आंसर देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम फीमेल फ्रॉग। एकदम बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है। फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो क्या हुआ कि मेल फ्रॉग और फीमेल में सिर्फ, मुझे तो सब कुछ सही, मायोजेनिक वेंट्रल हार्ट सही, रीनल पोर्टल सिस्टम से, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। देखो मैं इसके बारे में बता दूं आपको, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व किस में है? फ्रॉग में है, ठीक है, एम्फीबियंस में है। ओके बच्चों, पर अगर मैं बोल दूं 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, एक शॉर्टकट याद रख लेना, RBM। RBM हो जाता है रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है, ठीक है। सो ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो पर ये पूछा गया कि कौन से वाला मेल फ्रॉग में, मैं मेल फ्रॉग पे आ रही हूँ। कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं जिनको एम्प्लेक्सरी पैड्स भी कहते हैं। एम्प्लेक्सिस इज दी सेक्सुअल एम्ब्रेस, एम्प्लेक्सरी पैड भी बोल सकते हैं, बिडर केनाल, कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। 110 क्वेश्चन का आंसर है 3, ठीक है। बिडर केनाल मेल फ्रॉग का ये कैरेक्टर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज फॉर मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का जो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, अब ये मॉर्फिन क्या होता है? ओपिएट नारकोटिक्स होते हैं, ओपिएट नारकोटिक्स। ओपिएट नारकोटिक्स जो होते हैं ये CNS पे एक्ट करते हैं, GIT पे भी इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, पेन से रिलीफ देते हैं डेफिनेटली। तो ये मॉर्फिन जो है, ये तो हमें पता ना, पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को यूज़ की जाती है। ये देते हैं इसको इंट्रा, यहाँ एपिड्यूरल भी देते हैं इसको पेशेंट को, ताकि क्या हो जाए कि उसका पेन सारा ख़त्म हो जाए। सब कुछ सही था, पर कैनाबिस थोड़ी ना है, लेटेक्स ऑफ कैनाबिनॉइड थोड़ी ना बेटा, ये तो एक नारकोटिक है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये इसमें अब ट्रू ढूंढनी है आपने। पहला सब सही था, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, एकदम सही है जी। ANF इज सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट, दैट कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। भाई सब सही था, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर पहले ही वो हाई बीपी में कर रहा है तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल थोड़ा करेगा, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल करेगा, ठीक है जी। तो बच्चों प्लीज़ एक बार फाइनल मेरे से सुन लो, ANF तब यूज़ करता है, तब बनता है व्हेन एवर हाई ब्लड प्रेशर। एक ये शॉर्टकट याद रखने के लिए बोल रही हूँ। और रास व्हेन एवर लो ब्लड प्रेशर। ADH व्हेन एवर लो बॉडी फ्लूइड्स, स्पेशली वाटर से रिलेशन होता है ADH का। ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लो,
मैं चाहती हूँ आप उसको एक बॉक्स बना के अपने पास अपनी कॉपी में रख लो, ताकि आप कभी ये चीज़ आए तो गड़बड़ ना करो, ठीक है। अभी से याद कर लो, बहुत कम समय है हमारे पास, अगर ऐसा कुछ आ गया यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। फिर आ गया इसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन थोड़ा मैं डील करना चाहती हूँ अच्छे से। सीक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एंडोक्राइन पैनक्रियास एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर इन एंजाइम्स। भाई एंडोक्राइन पे है तो वाटर एंजाइम करेगा, हमें इतना पता है। वाटर एंजाइम एक्सोक्राइन रोल होता है भाई, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, हाँ जी, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हाँ जी, सही सही सही, ये एकदम सही लग रहा है मुझे, ठीक है। मैंने सही ढूंढना है। एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, 4 मेजर स्टीरॉयडल हार्मोन, नहीं जी 4 स्टीरॉयडल नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे 5 याद रखना, 5 स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। पहले लेडीज फर्स्ट कर लेना, ठीक है, लेडीज फर्स्ट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेडीज का, लेडीज फर्स्ट होती है ना जैसे बोलते हैं हम लोग, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। मेजर 5 मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिए, टाइप्स बहुत सारे होते हैं पर याद करने के लिए सिंपल कर दिया मैंने। स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए, बोलो मेरे साथ दोबारा से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ladies first, testosterone, then cortisol, and then aldosterone. These are the 5 steroidal major hormones to remember, okay. Now next, let's go to the next question. Transposons, which are known as jumping genes, can be used during which one of the following? बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद कुछ बच्चों ने गलत कर दिया होगा। ये जीन साइलेंसिंग इसका आंसर है, जीन सीक्वेंसिंग नहीं है। जीन सीक्वेंसिंग इज एक्चुअली जीन targeting, मेरे बच्चों, it is gene targeting, so you may get confused and a tricky situation. Gene silencing is actually, बोलो क्या है, RNA, जल्दी से कौन बताएगा, RNA interference है, that is also known as post transcriptional gene, PTGS also, या gene silencing भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगले पे चलते, 114। आपने अब यहाँ सीक्वेंस बनानी है, बोलते बड़ा अच्छा, देखो सब कुछ सही जा रहा है, अरेंज द अबव करेक्टली इन अ सीक्वेंस। मुझे यहाँ आके गड़बड़ लगने लग गई, मेरे को तो ध्यान में आ गया, अरे यार FSH क्या है, मैं तो भूल रही हूँ। FSH क्या होता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नेचर पता लग जाए तो नेचर है इसका प्रोटीनेशियस। क्या नेचर है? प्रोटीनेशियस मीन्स प्रोटीन हार्मोन ऊपर लगता है, प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर यहाँ होता है, और जो अंदर के, ये मैं पहले टेस्ट सीरीज़ का पहले टेस्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ रिसेप्टर होता है, इधर भी रिसेप्टर होता है, प्रोटीन हार्मोन इधर लग जाता है। अगर ये इधर आके अटैच हुआ, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द रिसेप्टर पहली चीज़ आ गई, उसके बाद जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेकेंड चीज़ आ गई। उसके बाद वो एक कैसा रिस्पॉन्स बनाएगा, वो एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बनाएगा, और उसके कारण से बॉडी में दिखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। सो आंसर बन गया CBAD, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेप्टर्स एक्शन, हार्मोन को पहले चेक करो। अगर मैंने अभी आपको 5 स्टेरॉयडल बोले थे पिछले क्वेश्चन में, उनमें से अगर मैं एक ले लूँ और बोलूँ ईस्ट्रोजन, लिख दिया मैंने यहाँ पे ईस्ट्रोजन FSH की जगह, तो क्या बोलोगे फिर? क्या वो जाएगा बाहर के रिसेप्टर पे अटैच होगा? ना बाबा, वो तो सीधा, क्या वो सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ करेगा? नहीं यूज़ करेगा, वो सीधा अंदर जाएगा, जीन रेगुलेशन से काम करेगा, mRNA बनाएगा, ठीक है जी। और फिर वो वही करेगा, वो भी यही करेगा, क्या चलेगा, वही बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेगा और फिजियोलॉजिकल ही करेगा, पर करेगा डिफरेंटली बाय रेगुलेटिंग द जीन। तो अगर FSH की जगह मैं यहाँ पे ईस्ट्रोजन दे दूँ तो भी आपका क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि आपको दोनों चीज़ें बता दें, प्रोटीन भी और स्टीरॉयडल भी, ठीक है बेटे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन BT कॉटन। तो ये बड़ा अच्छा है, BT कॉटन से और ज़रूरी क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी में। BT कॉटन जो है ना, वो अब थोड़ा सा सुन लो मेरे से, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस अपनी बॉडी में अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो उसको हार्म नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो प्रो टॉक्सिन होता है, वो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। पर जब ये टॉक्सिन किसी इंसेक्ट्स में, कॉटन बॉलवर्म में, कॉर्न बोरर में, फ्लाइज में, लिपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स इन कोलियोप्टेरन्स में जाता है, तो ये टॉक्सिन उनके अल्कलाइन गट में जाकर एक्टिवेट हो जाता है और उनके गट के अंदर होल्स कर देता है। उस होल्स में से एंडोस्मोसिस हो जाता है। दिख रहा है कहीं आप लोगों को? ये रहा, हाँ, बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट सेल, क्रिएट पोर्स एंड कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो एकदम सही है,
चॉइस मेरी जो मैंने आपको बताई है वो है B1 हो गई, E जो है ये टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव 2 हो गया, C जो है अल्कलाइन pH चाहिए होगा, A जो है इनएक्टिव कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, एकदम सही, और D जो है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिडगट। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार और रिवाइज करना, जैसे ही मैं डिस्कशन छोड़ूं आपने ये चीज़ें सारी एक बार गो थ्रू करनी है। मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ये पॉइंट्स लिखते जाने हैं, ठीक है जी बेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले। हाँ जी जी, ये लो जी बना दिया हमने लूप ऑफ हेनले, ये बन गया हमारा लूप ऑफ हेनले। ये इधर से आया, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बाकी भी डिस्कशन करनी है बच्चों ने। ये लो, तो ये बन गया हमारा बन गया जी, ये लो थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। और ये बोमैन कैप्सूल है, और ये यहाँ से एक वासा रेक्टा जाता है, वासा रेक्टा ब्लड कैरी करता है, तो मैं उसको रेड कलर में बना देती हूँ। ये रहा वासा रेक्टा रेड कलर में। तो कहता है कि भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ द वासा रेक्टा। हाँ जी, इसके बीच में भी एक काउंटर करंट चलता है, और इसके बीच में और इसके बीच में भी काउंटर करंट चलता है ना। तो एकदम सही है, मैंने ये बात मान ली, मैंने लिख दिया ट्रू। अब कहता है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन 4 टाइम्स। यस, क्योंकि बच्चों यूरिन का ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और ब्लड या फिल्ट्रेट जो पहला बनता है उसकी होती है 300। क्या होती है, अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा मैं दोबारा से लिख देती हूँ, होती है 300 मिली ऑस्मोल्स। सो 300 को 4 गुना आपने कंसंट्रेट किया, पानी रिमूव कर लिया उसमें से, इसीलिए वो बन गया 1200। क्यों पानी रिमूव किया? क्योंकि हम लोग लैंड एनिमल्स हैं, और हम लोगों को क्या चाहिए होगा, बोलो, वाटर कंजर्वेशन। हमारा मेन एम, हम लैंड पे क्यों आए, हम इसलिए आए, हम सक्सेसफुल थे लैंड पे क्यों, क्योंकि हमको पता था हमारा वाटर कंजर्व हो जाएगा। हमें आते तरीके, तो हम हाइपरटोनिक यूरिन बना देते हैं, उससे वाटर की कंजर्वेशन हो जाती है, ठीक है जी। तो 300 एंड 1200। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप मैंने आंसर लिख दिया था वहाँ पे। आंसर है इसमें कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 117 पे आ जाओ। Which of the following is observed during embryonic development in humans at the end of the 12 week? 12 week होता है, बोलो जी 3 months होते हैं। 3 months में तो उसके limbs and digits बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है जी। और ये उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बाकी चीज़ें होती है, 5th month में वो मूवमेंट शुरू कर देता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस बारी भी आया नीट में। उनको लगता है बच्चे परसेंटेजेस से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने याद रखनी है 2 चीज़ें। सबसे अबंडेंट कौन सा होता है, WBC बोलो जल्दी से, फास्ट, कौन आंसर देगा? सबसे अबंडेंट न्यूट्रोफिल, लीस्ट अबंडेंट बेसोफिल्स। और एक बात मेरे पास है बड़ी मज़ेदार सी, जो मैंने भी याद रखी हुई है, वो ये है कि इसिनोफिल होता है ना, इसको नियरली हम बोलते हैं 2 से 3 लोब्ड बोल सकते हैं। तो ये 2 से 3 लोब्ड होता है, और इसलिए इसकी परसेंटेज भी 2 से 3% होती है, सॉरी, ठीक है बेटा। सो ये हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या आपने मार्क कर लिया था आंसर? 1 सेकेंड आंसर है। 1 का डी, 2 का ई हो गया जी बच्चों। मोनोसाइट 6 से 8%, न्यूट्रोफिल 60 से 65, और इसिनोफिल मैंने 2 से 3 बता दिया, बेसोफिल 0.5 बता दिया, और हमारा बच गया लिम्फोसाइट्स, वो हो जाएगा, जल्दी बोल दो, 20 से 25%। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। द पिल मीन्स ओरल पिल्स, माला डी, माला एन, ठीक है। और साथ में सहेली जो होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट वर्क करती है। सहेली में मत बोल देना मैम आपने बोला था, मैंने नहीं कहा। सहेली जो होती है वो नॉन स्टीरॉयडल होती है, और सहेली इंटरफेयर विद द, बोलो, सहेली इज़ अ वीकली पिल, नॉन स्टीरॉयडल, interferes with the estrogen receptors which are present on the uterus lining, ठीक है। ये याद रखना 3 चीज़ें सहेली से। CDRI लखनऊ इंडिया में बनी हुई है जी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी ये, ठीक है। तो पिल हो गई, ओव्यूलेशन। बी हो गया कॉन्डम, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। हाँ जी, अगर इंसेमिनेशन ही नहीं हो पाएगी इन द केस, अब ये कॉन्डम में देख लो
दो चीज़ें हो सकती हैं, मेल कॉन्डम भी हो सकते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी हो सकते हैं। तो मेल कॉन्डम तो विल कवर द पेनिस, फीमेल कॉन्डम विल कवर द सर्विक्स। सो एकदम सही है, प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, एकदम सही, दोनों को कवर कर दिया इस पॉइंट ने। वेसेक्टमी, यस, सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म, सीमन तो बनेगा पर स्पर्म नहीं होंगे। प्रोजेस्टासर्ट एक आईयूडी है और वो एकदम सही है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है जी बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इनकरेक्ट ढूंढ लेना है। मेरे को पता है स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर बनाता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसका नाम है। और अगर मैं बोलूँ स्ट्रेप्टोकाइनेज, सो मुझे अगर देखना है बच्चों तो क्या मैं इसको आपको बताऊं कि भाई ये क्लॉट बस्टर है ना, और ये क्लॉट बस्टर है और ये टीपीए के फॉर्म में भी अवेलेबल है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या बोला मैंने? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वाज फॉर्म्ड एज अ इन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग इट, ठीक है, तो टीपीए हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन किसके लिए यूज़ होता है? इम्यूनो, बोलो जी, इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ होता है। मोनास्कस परप्यूरिस स्टैटिन है। एस्परजिलस नाइगर ये कभी भी नहीं हो सकता, एस्परजिलस नाइगर नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड बनता है, ठीक है जी, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये भी आसान आ गया। वो कहता है, मैं ज़रा सा चाहती हूँ कि बच्चों को मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि ये एक स्पायरोग्राम है और इस स्पायरोग्राम में आपके पास आता है कि ये, अगर मैं ज़ीरो से शुरू हो जाऊँ और ये ज़ीरो से एक बार बना लेते हैं, चलो क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। 1000 और फिर ये 2000 और फिर ये 3000 और फिर ये 4000, 5000 और ये 6000, ठीक है जी। तो 1000 पे आपके ये आ गया, 1000 आ गया ना यहाँ पॉइंट। अब एक मिनट सुन लो मेरी बात, मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से बनाएंगे कि एक लेवल आएगा, एक पॉइंट आएगा जो 1200 होगा। ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये वो वॉल्यूम होता है जो कभी भी, बोलो, रिमूव ही नहीं हो सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद ये 1200 पे आ गया, ये 1200 होता है, 1200। उसके बाद 1000 जोड़ दो, 2200 पे आ जाओ, ये ERV होती है, जो फोर्स करो तो रिमूव कर पाओगे। फिर 500 जोड़ दो, कहाँ पे आ गए आप? 2700 पे आ गए। 500 जोड़ दिया, ये टाइडल वॉल्यूम आ गया। टाइडल वॉल्यूम को थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि ये कभी बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन ये रहा, और ये किसी किसी टाइम बढ़ भी जाता है। और ये बन गया हमारा ERV। क्या बन गया? बन गया क्या? जल्दी बोल दो, IRV, ठीक है जी बच्चा। तो ये बन गया IRV। सो आपके सामने पल्मोनरी वॉल्यूम्स आ गए सारे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जोड़ते जाओगे। मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को देख के नहीं बोलना ये भगवान फंस गए यार, क्या है फिर से न्यूमेरिकल आ गया। अरे नहीं बाबा, बहुत आसान है, देखो कैसे है। कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तो मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, आप फोर्स्ड एक्सपीरेशन पे आ जाओ। फोर्स्ड एक्सपीरेशन मतलब आप इधर इधर खड़े हो गए, ये लो आप हो, अब आप इधर खड़े हो, अब आप कितनी एयर ले सकते हो? ये लो जी, बना दिया मैंने एरो। कितनी एयर ले सकते हो? ERV ले सकते हो? हाँ जी मैम। TV ले सकते हो? हाँ जी मैम। IRV ले सकते हो? हाँ जी मैम। लो पकड़ो, तो आंसर बन गया IRV प्लस TV प्लस ERV। जोड़ दो, IRV 2500, TV 500, 3000 हो गया, प्लस ERV सब कुछ दिया हुआ है बच्चों, बन गया ये हमारा 4000। 4 लीटर्स, घबराना है ही नहीं, ठीक है जी। ये हमारा स्पायरोग्राम है, इसको याद रखना है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many of the following statements are incorrect? Transition state structure in enzyme catalyzed is transient and unstable. एकदम बढ़िया, true है जी। Neural tissue has lipids with more complex structures. Yes, true है। Neural tissue में बहुत ज़्यादा sphingolipids वगैरह और ऐसे structures होते हैं जो lipid के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ओनली, ये क्या बात बनी भाई? एसिड सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल में भी होते हैं। और क्लास 6 एकदम सही क्वेश्चन है, ये भी सही लगता है मुझे। ट्रिप्टोफैन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को पसंद आता है, क्योंकि ये फिर आपको टायरोसिन भी पता होना चाहिए। टायरोसिन अमाइनो एसिड, एड्रेनलिन एंड नॉर
एड्रेनलिन को बनाता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन को बनाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है क्या ढूंढनी थी मुझे, इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन। तो मैंने एंडोमेम्ब्रेन को याद किया हुआ है, इसको मैंने बोला हुआ है गर्ल वी सिस्टम, गर्ल वी सिस्टम। गर्ल वी सिस्टम मतलब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने, गोल्जी बॉडी, ओके, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वी वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये गर्ल वी कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा पूरा जोड़ दो तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बन जाएगा। आंसर इससे क्या बनाओगे आप, जल्दी बता दो, कौन सा आंसर बन जाएगा, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट में आपने जोड़ के बताना है मेरे को कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आ गए जो कि हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रे में होते हैं, एकदम सही है ना, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेज होता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाएगा, वो हमने पिछली बारी भी ऐसे करके देखा था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ह्यूमरस का और पेक्टोरल गर्डल का होता है, एकदम सही है। तो मैंने इसको इससे फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो स्कल बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, एकदम सही। और सैडल मैंने आपको ऐसे करके बताया था, याद होगा, जो थंब का जॉइंट होता है, तो ये इससे जोड़ दिया, ठीक है जी। आंसर बन गया ए का 2, हाँ जी, और बी का 4, ये रहा मेरा आंसर 4, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन कंसिडरिंग एनिमल्स विद देयर कॉमन फीचर। कॉमन फीचर ढूंढ लो भाई। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, एस्टीरियास एंड पाइला ट्रिप्लोब्लास्टिक, एकदम सही है। स्टारफिश है, ये एप्पल स्नेल है, ठीक है। ये सैकोग्लॉसस एंड ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा, ओपन सर्कुलेशन, परफेक्ट। Bombyx and Culex, chitinous exoskeleton, एकदम सही। Bombyx is the silkworm and Culex is mosquito. Echinus and Chetoplura, Chetoplura is chitin, chitin is बोलो जी mollusca and Echinus is बोलो जी Echinodermata। रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। ये तो मोलस्का में तो बहुत सारे कुछ अनसेगमेंटेड भी आते हैं, और अगर है तो बायलेटरल से अनसेगमेंटेड भी होता है मोलस्का, और कई एसिमेट्रिकल भी होते हैं, और रेडियल सिमेट्री तो सिर्फ इसमें आती है, और नहीं तो बाकी मोलस्का बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है जी बेटे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टोटल थिकनेस of a respiratory membrane is much less than a millimeter. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times less than that of oxygen. देखो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility मोर होती है, ये मत सोच लेना ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहते हैं कि अगर ये हमारा एल्वियोलाई है और ये हमारी एंडोथीलियम है, तो इसको रेड कलर से बना लेते हैं। ये लो, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 40/45, और इधर से आ रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड 104। क्या होता है एल्वियोलाई में, 104/40। अब क्या हुआ कि जो ये ब्लड आ रहा है इसमें ये इधर आ जाता है और ये इधर जाता है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। मेरे कहने का ये मतलब है, मैम ने ये क्यों बनाया, मैम ने इसलिए बनाया कि मेरे हिसाब से, मुझे तो ये लगता है कि देखो यहाँ तो कोई भी बंदा बता देगा, यहाँ तो 60 का फ़र्क है और इधर 5 का है, तो कौन फास्ट आ रहा होगा भाई, ये क्या पूछने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन फास्ट आएगा। नो, यहीं आप रॉन्ग हो गए। कौन ज़्यादा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी diffusion rate faster है कार्बन, why the diffusion of carbon dioxide across the membrane is faster, because it has got solubility. The diffusion rate is directly proportional to the solubility of the gas. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more through this membrane, through the respiratory membrane, hence it will be carbon dioxide, ठीक है। total thickness less than 1 mm एकदम perfect है। प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज एकदम परफेक्ट है। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू एकदम परफेक्ट है, सिर्फ वो चीज़ चेंज हुई है, ठीक है जी बच्चों। इज इट राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 रुबिस्को, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहती हूँ ऐसा क्वेश्चन हम कर लेना तो हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा। कैसे? रुबिस्को हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर है। प्रोटीन
अगर कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप ग्लूकोज भी बोल सकते हो या सेलुलोज भी बोल सकते हो, सेलुलोज या ग्लूकोज। मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब ये आ गया रुबिस्को, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन आ गया। इंसुलिन कैसा होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन की बात सुन लो। इंसुलिन को दो चीज़ याद रखना आप। इंसुलिन अगर ये ब्लड है, अगर ये ब्लड है, ठीक है, चलो आओ एक चीज़ बताते हैं आज आपको। ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गई, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई। ये देखो, ये किसी ने मिठाई खा ली भाई, बहुत सारी जलेबी खा ली, लड्डू खा लिए, गुलाब जामुन खा ली, तो क्या होने वाला है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। ठीक है, अब ग्लूकोज हाई है तो क्या करेगा? इंसुलिन आएगा। कौन आएगा? इंसुलिन आएगा। अब इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन के नाम के साथ हर बच्चा याद रख ले कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। एनाबॉलिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ये जोड़ता है। एनाबॉलिक मतलब जोड़ने वाला काम करता है। क्या काम करता है? जोड़ना, ये इसका काम है। ठीक है, जैसे ही मीठा आ गया तो ये आ गया। तो मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ इंसुलिन देखो कहाँ से बनता है, भाई जल्दी से बता दो इंसुलिन कहाँ से बनता है? इंसुलिन बीटा सेल से बनता है मैम। इंसुलिन बीटा फीमेल, अल्फा मेल। तो जो होता है ना इंसुलिन, ये क्या होता है? ये फीमेल। मिठाई आई, चॉकलेट आई, लड़कियां भागी आ जाती हैं, मीठा बहुत पसंद करती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मीठा आता है तो ये भागा भागा आता है। तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक मीठा आने पे, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने पे ये आता है और करता क्या? ग्लूकोज को ले जाता है। चॉकलेट आई, मिठाई आई, लड़कियां ले जाएंगी। तो क्या मतलब हो गया कि इंसुलिन इज एनाबॉलिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक। तो ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा। कब आता है? वेन एवर इंसुलिन कब रिलीज होता है? वेन एवर देर इज ग्लूकोज हाई। ठीक है, वेन एवर देर इज ग्लूकोज हाई। ओके, तो ये इस कंडीशन में मैं ऐसे बना दूंगी, नहीं तो आप कहोगे मैम ने कहा था ऐसे। ऐसे नहीं है भैया, ग्लूकोज बढ़ गया है तो इंसुलिन रिलीज होगा और वो हाइपोग्लाइसेमिक कर देगा। पर उसी जगह ऑपोजिट मेल देखो, ये अल्फा सेल से बनता है, ये बीटा सेल से बनता है, वो अल्फा से है, वो मेल है। अल्फा सेल्स में से क्या बनता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन एकदम ऑपोजिट होता है। वो कैसा हार्मोन है? तोड़ फोड़। मेल्स बॉयज क्या? तोड़ फोड़। कैटाबॉलिक प्लस हाइपर ग्लाइसेमिक। ठीक है, बस इतनी बात मेरी याद रख लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कैसे याद रखना है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन बीटा सेल से बनता है, फीमेल लाइक बिहेवियर। ऐसे भी, ऐसे नहीं समझ लेना। जस्ट टू रिमेंबर, वी आर पुटिंग सम स्मॉल थिंग्स टू रिमेंबर। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी मे गेट कंफ्यूज्ड। टू रिमेंबर यू शुड नो ऑल दिस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट मैंने लिख दिया कि इंसुलिन जो है वो बीटा फीमेल मैं आपको याद करने के लिए लिख के दे रही हूँ। और वो जोड़ता है, छुपा लेती हैं, मिठाई को पकड़ लेती हैं। तो इंसुलिन भी मिठाई को निकाल लेता है, ग्लूकोज को निकाल देता है। एनाबॉलिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक। पर ग्लाइकोजन जो होता है वो बनता है अल्फा सेल से, मेल लाइक बिहेवियर है, कैटाबॉलिक एंड हाइपर ग्लाइसेमिक। बच्चों को मैंने ये एक हेल्प दी है ताकि याद रख लो। ठीक है, और कोलेजन जो होता है वो एनिमल वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे प्रोटीनेशियस ही हैं इस साइड पे। ठीक है जी, इसका आंसर 1 है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम्स आर नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, परफेक्ट। पर अब आप मेरे को आंसर दो। अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम ऑर्गेनली आर विदाउट अ मेम्ब्रेन, बोलो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत। न्यूक्लियोलस इज नॉट एन ऑर्गेनली, न्यूक्लियोलस इज अ, जल्दी बोल दो क्या है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर which is seen within the, बोलो nucleus. Organelle is nucleus. Nucleolus is a structure. Don't call it now, मैम आपने बोला था organelle within an organelle, नहीं है बेटा. Nucleolus is a structure within nucleus, right? Larger in more number. Actively एकदम सही है जी। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s और 50s वाइल दैट ऑफ, ये थोड़ा ना होता है, ये तो गलत हो गया जी। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। ठीक है, 60s 40s 50s 30s, ऑपोजिट लिख दिया। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द, सो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ये इनकरेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Female mosquito takes up the gametocyte of the malarial parasite with the blood meal from the human. Yes, अगर अच्छा हो हम और भी चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, अगर वैसे तो सही है पर इन्फेक्टेड ह्यूमन हो तो और सही हो सकता है. और fertilization takes place in the mosquito's gut, whereas further development takes place in mosquito salivary gland. नहीं जी, ये बात थोड़ी सी जम नहीं रही है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में तो वो सिर्फ स्टोर होते हैं भाई वहाँ जाके. तो इस बात पे ज़रा सी बात सुन लीजिए कि जितनी भी एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ द, जल्दी बता दो, प्लाज्मोडियम कहाँ पे होता है? एसेक्सुअल ह्यूमंस में होता है. और एसेक्सुअल में सेक्सुअल स्टेज भी आ सकती है. एसेक्सुअल लाइफ साइकिल प्लस सेक्सुअल स्टेज. मैंने सेक्सुअल साइकिल नहीं बोला, मैंने बोला सेक्सुअल स्टेज. बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना, ये सेक्सुअल स्टेज में गेमेटोसाइट्स आएंगे. अगर मैं यहाँ लिखूँ एसेक्सुअल ओनली तो आप बोल दोगे मैम गेमेटोसाइट है, आपने फिर क्या बताया? ये लो गेमेटोसाइट. तो मैंने बोल दिया एसेक्सुअल लाइफ साइकिल प्लस सेक्सुअल स्टेजेस. गेमेटोसाइट्स आर सीन इन ह्यूमंस बट द सेक्सुअल साइकिल, बोलो जल्दी से बच्चों, क्या हो जाएगा? सेक्सुअल साइकिल इज सीन इन द मॉस्किटो गट. और जब वो बन जाते हैं तो वो जाकर स्टोर हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्पोरोजोइड्स. ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है. कभी नहीं है नीट में आते ही आते हैं मॉस्किटो रिलेटेड क्वेश्चंस. तो आंसर बन गया इसका 3 क्योंकि यहाँ पे स्टोर ही होता है सिर्फ. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ केमिकल सिग्नल दैट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल. एपिनेफ्रिन, epinephrine and norepinephrine. Epinephrine is adrenaline. Adrenaline is also playing it's a hormone as well as it is acting as a neural because it can act as a neurotransmitter also. So hormonal also and neurotransmitter also. ठीक है, they are released from, जल्दी बताना, मेरे को लग रहा है, मेरे को बताना मैं ट्रू हूँ कि फॉल्स हूँ. They are, epinephrine is released from the adrenal cortex, है ना? सही है ना? एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है. बोलो जल्दी से. नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया. कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होता है. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम अकर्स इन द, ये मैंने बना दिया जी, ये रहा क्रोमोसोम. मैंने ये बना दिया इसका सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर. मैंने बना दिया जी, ये लो जी, इसका काइनेटोकोर, इसके हैंडल्स टू विच द स्पिंडल फाइबर अटैच. और ये बना दिया हमने स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर बच्चों, स्पिंडल फाइबर नीट का क्वेश्चन है ये, पर ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ और पूछा था उसमें. ये काइनेटोकोर है, के काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ये स्पिंडल फाइबर है. ये काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर, और ये सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेट हुआ है विद 2 क्रोमैटिड्स. क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स. ओके, तो ये किस में बनते हैं? अकर्स इन दी मेटाफेज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Skull articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles. Perfectly correct. ये रहा, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग. ये बन गया हमारा, ये आ गया ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ये बन गए. अब ऑसिपिटल कॉन्डाइल एटलस के साथ अटैच हो जाते हैं. ऑसिपिटल कॉन्डाइल एटलस से अटैच हो जाते हैं. कितने के हैं? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं. एकदम सही जा रही है ये स्टेटमेंट, तो मुझे पक्का बढ़िया लगी. ट्रू. वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट्स हेड एंड सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही बात बोली है. पर ये क्या इसका रीज़न है? नहीं, तो मैं बोलूँगी दोनों स्टेटमेंट सही है बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोर्यूला इन ह्यूमंस इज करेक्ट? सो मोर्यूला ऑफ द ह्यूमन इज करेक्ट, यस, बिकॉज मोर्यूला जो जाइगोट की जितना है, अगर ये जाइगोट था ना बच्चों तो ये मोर्यूला बना. तो मोर्यूला एंड जाइगोट दे हैव द इक्वल अमाउंट बट ओनली द थिंग इज दैट इट मेक्स सेल्स. सेल्स आर लार्जर सेल्स टुवर्ड्स द इनसाइड. और ये मोर्यूला है. 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर इज मोर्यूला. तो मोर्यूला में it has equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote. Size, overall size over zygote, morula, overall size will be same because someone is controlling their size. Who is controlling? What should I make here out?
व्हाट शुड आई मेक हियर? चलो बताओ मुझे, क्या बताओगे? इस लेयर का नाम क्या है? जोना pellucida is containing them, is stopping them from increasing their size. So it's so what divisions are occurring here? Cleavage divisions are occurring. What are cleavage divisions? They are fractionating division. फ्रैक्शनेटिंग डिविजन्स है. तो क्या हो रहा है? जो सेल एग्जिस्ट, क्या सेल है? सेल क्या है मैम? क्या बोलेंगे इस सेल को? ब्लास्टोमियर. तो जो ब्लास्टोमियर बन रहा है मेरे बच्चों, वो साइज में छोटा बन रहा है. ठीक है, तो एक तरह का माइटोसिस है बट फ्रैक्शनेटिंग है. क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस बट नॉट माइटोसिस, बिकॉज इन दिस द सेल विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, द डॉटर सेल एग्जैक्टली सिमिलर बट स्मॉलर इन साइज. Okay, clear? Got my point? This is a good question. It is from the NEET series. Very good question. Let's go to the next question. एकदम सही जा रहा है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है. मुझे लग रहा है बच्चों ने गलत करा होगा इसमें, क्योंकि आपने माइक्रोब्स नहीं देखा होगा. लेडी बर्ड बीटल भी सही है, पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाइट रस्ट को ब्रासिका में न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस नहीं कंट्रोल कर सकती है. वो आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स को करती है. ठीक है, और वाइट रस्ट तो मोल्ड के कारण होता है. ठीक है, और ट्राइकोडर्मा सर्टन, हाँ ये माइक्रोब है. माइक्रोब ढूंढना है आपने, माइक्रोब, क्योंकि यहाँ माइक्रोब बोला हुआ है. बायो कंट्रोल नॉर्मल नहीं बोला हुआ, थ्रू माइक्रोब बोला हुआ है. ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बोलते हैं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. इसमें आपके पास आ गया PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. एकदम सही. लिगामेंट्स आर अ टाइप इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल. कौन से वाली स्टेटमेंट? कोई भी मुझे तो गलत नहीं लग रही, सारी स्टेटमेंट सही हैं. आंसर बन गया 5. सो ये भी बहुत ज़रूरी है. PCT के पास सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है, जिसके कारण से वो रीएब्जॉर्प्शन बहुत हाई कर लेता है. तो इसी के साथ हमारे 135 ये पूरा क्वेश्चन सीरीज़ हो गया ज़ूलॉजी का. ये लास्ट हमारी प्रैक्टिस थी, और अब बस आपका नेक्स्ट एक दिन के अंदर आपकी नीट है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे वेरी काम एंड कंपोज्ड. एक्चुअली वही विन करता है जो कॉन्फिडेंट होता है, जो पेपर में कॉन्फिडेंट होता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, हम सब, आप टीचर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं बेटे एज़ यूजुअल. आप लोग फिक्र नहीं करना, और आपका बहुत अच्छा होगा बेटा अगर आप शांत रहेंगे. पेपर देने से पहले एकदम अपने आप को पहले शांत क्वाइटली पेपर करना है. आपको सब आता है, आपने अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट देने हैं. आपको सब आता है, हमने इतनी मेहनत की, हम सब ने मिल के की है, हम आपके साथ हैं. तो आपने घबराना नहीं है. ठीक है, फॉलो करना है. और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सारी टेस्ट सीरीज अच्छे से देखनी है. टीचर्स ने बहुत एफर्ट लगाई है, आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस निकाल के बनाया है. ठीक है, एंड आवर ब्लेसिंग्स एंड आवर लव एंड आवर केयर, एवरीथिंग इज विद यू. एंड वेन एवर दोज हु डोंट नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, प्लीज डू विजिट हेलिक्स इंस्टीट्यूट. इट इज़ इन सेक्टर 34 चंडीगढ़. थैंक यू एवरीबडी. नमस्ते.